हेलो एवरीवन, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के स्रोत पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं। इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो इतिहास के स्रोतों को जानने संबंधी स्रोत 3 प्रकार के होते हैं: पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी स्रोत। भारत में यूनान के हेरोडोटस या रोम के लिवी जैसे इतिहास लेखक नहीं हुए हैं। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी और हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी माना जाता है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसके लिए लेखन कला के तो प्रमाण हैं, किंतु वह अपुष्ट हैं, या फिर उनकी जो लिपि है वो गूढ़ है और उनका जो अर्थ निकालना है वो काफ़ी कठिन है। उनको आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हड़प्पा की संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस इतिहास में की जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा संस्कृति है और वैदिक संस्कृति है तो उसकी गणना किस इतिहास में की जाती है? तो उसकी गणना हम आदि इतिहास में की जाती है। अब हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कोलॉजी कहा जाता है। यह यूनान भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्कियोज प्लस लोगोज। यहाँ पे आर्कियोज दिख नहीं रहा, जिसका अर्थ होता है पुरातन ज्ञान। आर्कियोज का अर्थ है पुरातन और लोगोज का अर्थ होता है ज्ञान, इसलिए इसको हम पुराना ज्ञान भी कहते हैं। जो हमारा पुरातात्विक स्रोत है उसमें सर मार्टिमर अबीलर है, उनका नाम काफ़ी उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने इतिहास को एक स्वतंत्र विषय के रूप में उल्लेखित किया है। तो इसमें जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें अनेक स्रोतों को शामिल किया जाता है, जैसे खोज हो गई। खोज में हम प्रागैतिहासिक एवं आदि ऐतिहासिक काल का इतिहास जो पूर्णतः खोज पर आधारित है। पुरातत्व का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसमें अंतर्गत मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का अध्ययन किया जाता है और फिर हम उत्खनन करते हैं। उत्खनन की 2 विधियाँ हैं, लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन। उत्खनन में हम पुरातत्व में उत्खनन का विशेष महत्व है क्योंकि इसी के माध्यम से भूगर्भ में छुपी हुई पुरावस्तुओं को प्रकाश में लाया जाता है। उत्खनन की 2 विधियाँ हैं, लंबवत और क्षैतिज उत्खनन। लंबवत उत्खनन में किसी स्थान की लंबी खुदाई की जाती है और यह खुदाई तब तक की जाती है जब तक कि पुरानी मिट्टी न मिल जाए। पुरातत्व के इस क्षेत्र की विधि का उद्देश्य संस्कृतियों का प्रत्यक्षीकरण न कर उसके कर्म का प्रत्यक्षीकरण करना होता है। इससे उस स्थान का सांस्कृतिक मान और स्थानीय मान तैयार हो जाता है। क्षैतिज उत्खनन: जब लंबवत उत्खनन से किसी पुरास्थल की सांस्कृतिक समय का ज्ञान एवं संस्कृति मान ज्ञात हो जाता है तो उसके समग्र रूप के ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्षैतिज उत्खनन किया जाता है। अब हम पुरातत्व सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों, मुद्रा शास्त्र, स्मारक अवशेष, मर्दबाण, मूर्तिकला, चित्रकला आदि को लिखा जाता है और इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इस काल के अधिकतर अभिलेख पत्थरिया नहीं है, ये पत्थर है, पत्थर की धातु या चादरों पर खिदे मिले हैं। अभिलेखों की श्रेणी में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं। जैसे पहले कि ये अभिलेख पत्थरों पर खुदे हुए और चादरों पर खुदे हुए थे तो उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं हो पाया है। और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता 1137 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली, जो केवल मास्की जो कि कर्नाटक में है और गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में है के अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट है, जबकि अन्य अभिलेखों में उसे देवाना प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी कहा गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख में ब्राह्मी लिपि है और उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ अभिलेख मिले हैं जो कि खरोष्टी लिपि में हैं। अशोक के बाद के अभिलेखों के अध्ययन की दृष्टि से हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख हैं। राजकीय अभिलेख वे अभिलेख होते हैं जो या तो राजकवियों द्वारा लिखे गए होते हैं या भूमि अनुदान पत्र
पर खुदे होते हैं या फिर मतलब कि जो प्रयाग प्रस्ती होती हैं उन पे होते हैं। समुद्र की प्रयाग प्रस्ती जो अशोक के स्तंभ पर खुदी हुई है। कलिंग राजा का खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतम श्री का नासिक अभिलेख, रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख और जूनागढ़ शिलालेख। बंगाल के शासक ने विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख और चालुक्य नरेश पुलकेशन का ऐहोल अभिलेख। तो इसमें जो समुद्रगुप्त कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किसका अभिलेख है, तो वो कलिंग राजा का अभिलेख है। निजी अभिलेख की श्रेणी में वे अभिलेख आते हैं जो कि बौद्ध मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण किए गए हैं या खुदे गए हैं। इन पर जो तथ्यां मिली हैं वो इन मंदिरों के निर्माण और इन मूर्तियों का प्रतिस्थापन समय ज्ञात होता है। गुप्त काल के पूर्व के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और उनमें ब्राह्मण, उत्तर धार्मिक संप्रदाय और बौद्ध और जैन धर्म का उल्लेख है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं और उन्हें विशेष रूप से इन ब्राह्मण धर्म का उल्लेख है। उदाहरण के लिए जो पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ है उससे ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र सूंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसी के वंशज धनदेव जो है उसी का वंशज था जिसने अयोध्या अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि की है। मुद्राएं। भारत का पहला जो सिक्का था वह पहला सिक्का था पंचमार्क। यह सिक्का पंचमार्क या आहत की तकनीक से बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें पंच या आहत सिक्के भी कहा जाता है। जो सबसे अधिक सिक्के हुए हैं वो मौर्योत्तर काल के में मिले हैं। सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने, और सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जो मिले हैं वो गुप्त शासकों ने जारी किए हैं। दूसरी ओर सोने का प्रयोग केवल बड़ी लेन देन के लिए किया जाता था, जबकि आम लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। और सबसे बड़ी बात जो वैदिक काल है, वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन नहीं था और वहाँ पर व्यापार वाणिज्य भी इतना ज़्यादा उन्नत नहीं था, तो वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तुओं के बदले वस्तुओं दी जाती थी। तो आगे का जो हमारे रहते हैं साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।